हेलो। कैसे हैं आप? दोस्तों, हर क्षेत्र में समय समय पर परिवर्तन अंगड़ाइयाँ लेने लगता है। समय के साथ बदलाव भी ज़रूरी हो जाता है, फिर वो कहानी का क्षेत्र ही क्यों ना हो। मगर सभी पात्रों के कार्य करने का ढंग केवल एक ही पात्र को जब करना पड़ता है तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। आप सभी श्रोताओं से मेरी विनती है कि मेरा सहयोग करें और चैनल स्टोरी विद मुनेंद्र को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी को पूरा सुने। आपका ज़रा सा सहयोग मेरी कहानियों को और निखार देगा। धन्यवाद। शुरू करता हूँ कहानी खुशी। सुबह का उगता सूरज अपनी नारंगी किरणों को किस्तों में बिखेर रहा था। कभी अंधेरों से झांकती एक किरण और कभी ढेर सारी किरणों में दबकर अंधेरा घुटनों के बल बैठ जाता। गांव की पगडंडी ओस की सीलन से भरी थी। मैं कुछ दूर ही चला था कि मेरे पैरों की हवाई चप्पलों ने अब फिसलना शुरू कर दिया था। मैंने चप्पलों को निकालकर हाथों में ले लिया, जिनमें बहुत मिट्टी लगने के कारण कुछ भारी भी हो गई थी। नंगे पांव शीतल ओस में ठिठुरने लगे थे। भाई, वैजी का घर कितनी दूर है? मैंने एक राही से पूछा। बस थोड़ा आगे जाइएगा, सीधे। क्या आपको कुछ बीमारी है? राही ने मुझसे पूछा। नहीं नहीं, राजी खुशी में जा रहा हूँ। अच्छा भाई, जाइए। और मैं आगे बढ़ गया। क्या आफत है, घर वालों की बात मान लेता तो। अरे इतनी सुबह जाकर क्या करेगा, कुछ धूप निकल आए तुम ही लाना वैजी से, माँ ने कहा था। माँ, फिर देर हो जाएगी, जल्दी लौट कर आऊँगा तो खुशी के लिए फिर लड़का देखने भी तो जाना है ना, मैंने कहा था। हाँ ठीक है, जूते पहन कर जाना, नहीं तो पाँव की उंगलियों के पकौड़ा हो जाएंगे। मैं जैसे तैसे वैद्य जी के घर पहुंचा। आवाज़ लगाई तो उनके बेटे की पत्नी ने दरवाज़ा खोला। नमस्ते जी, वैद्य जी से मिलना है। हाँ हाँ आइए। अरे अरे, ये चप्पल कहाँ उठाए ला रहे हैं? इन्हें बाहर छोड़िए और हैंडपम्प पे पाँव धो कर आइए। जी मैं आता हूँ। और मैं पैरों को पखार कर अंदर गया, जहाँ वैद्य जी चारापाई पर औंधे पड़े थे। नमस्ते चाचा जी, मैंने कहा। कौन हो भाई? वैद्य जी बोले। चाचा जी, मैं मुन्ना, बाबूजी का बेटा। कौन मुन्ना? कौन से बाबूजी? चाचा जी, किशन डेयरी वाले का भाई। किशन डेयरी? ये कौन सी भस्म है भैया? वैद्य जी बौखला रहे थे। इनको तो हर चीज़ में भस्म और गोली दिखती है भैया। कुछ दिनों से वैद्य जी ऐसे ही कुछ न कुछ बोल देते हैं, बुढ़ापा है ना। तुम मुझे बताओ क्या काम है? वैद्य जी की बहू ने कहा था। अरे मैं क्या मर गया हूँ जो तुझे बताएंगे? भाई ये बताओ कहाँ से आए हो? शहर से आया हूँ। आपका बेटा जहाँ पढ़ता है वो हमारे घर के पास ही रहता है। अरे वहाँ तो बाबूजी का घर है। हाँ जी, उन्हीं की पांचवी औलाद मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, मजबूर सी, लाचार सी। अच्छा समझा। और सुनाओ, कैसे हो बेटा? कैसे आना हुआ? कौन बीमार है? बैजी ने पूछा। कोई नहीं, बीमार आप हैं, याददाश्त आपकी ख़राब है। हमदर्द का दिमागी क्यों नहीं खाया करते? अरे बेटा, बुढ़ापे में ये सब सारे रोग आ ही जाते हैं। और सुनाओ, भाभी जी कैसे हैं? और भाभी जी के घुटनों का दर्द अब कैसा है? सुनो, दवा ख़त्म हो गई हो तो ज़्यादा वक्त लेते जाना। तुम्हारी किस्मत सही है, जल्दी जल्दी पीछा छूट गया, भाभी जी बोली थी। चाचा जी सब ठीक है, खुशी की शादी तय हो गई है। पिताजी ने भेजा है आपके पास, कहा है 3 महीने के लिए कह कर लिए थे पैसे। अब तो पूरा 1 साल हो गया। 35,000 रुपये मंगाए हैं। अरे हाँ भाई, देंगे। पैसे जब लिए हैं तो देंगे। बाबूजी से कहना अगले महीने 8 तारीख को पैसे मिल जाएंगे। अरे 2 महीने में तो शादी है, अभी सारी ख़रीदारी करनी है, पैसा पास नहीं है। चाचा जी कुछ पहले इंतज़ाम करो। ठीक है, 2-4 दिन बाद मैं खुद बाबूजी से मिल लूँगा, चिंता मत करो, इंतज़ाम हो जाएगा। इतना सुनकर मैं चारपाई से उठकर बाहर आया। चप्पलों को देखा तो मोहल्ले के कुछ कुत्तों ने मेरी चप्पलों को हिस्सों में बांटकर खेल रहे थे। बदले में मैं बैद जी की चर्र चर्र करती जूतियां पहन आया था। क्या कहा रे बैद जी ने? माँ के पूछने पर मैंने सारी बात बताई। चल ठीक है, सुन, अपने पिताजी को नाश्ता दे के आ और तू भी नहा धोकर जल्दी तैयार हो जा। हाँ ठीक है। अरे मुन्ना, इतनी देर कैसे लगाई? क्या कहा वैद्य जी ने? पिताजी ने पूछा। वैद्य जी कह रहे थे कि 2-4 दिन में वो खुद आपसे मिल लेंगे।
अच्छा ठीक है, अब जल्दी नहा ले। पिताजी कभी भी किसी की बात को अपने चेहरे से उजागर नहीं करते थे। पिछले हफ्ते ही खुशी का खत आया था जिसमें उसने कुछ पैसों की मांग की थी। ऐसा पिताजी ने हमें बताया। जब माँ ने और जानना चाहा, अरे खुशी दिल्ली जैसे शहर में पढ़ रही है, आखिर उसके भी तो कुछ अपने खर्चे हैं कि नहीं। पर 50,000 रुपये तो बहुत होते हैं ना जी, वो इतने सारे रुपयों का करेगी क्या। माँ ने विरोध किया था। वो मैंने चिट्ठी डाल दी है, जवाब आएगा तो पता चल जाएगा। कब आएगा जवाब, माँ ने पूछा था। अरे आ जाएगा, चिट्ठी में टाइम लगता है। पिताजी चिढ़ से गए थे। पिताजी कॉलेज में फ़ोन भी नहीं करते थे। जब माँ ने कहा तो ये कहकर टाल देते, क्योंकि फ़ोन करने से फ़ायदा क्या है, खुशी और डिस्टर्ब हो जाएगी। उनकी इस बातों से मुझे अजीब सा लग रहा था। जब मैं नाश्ता लेकर गया तब भी पिताजी खुशी की चिट्ठी को पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने छुपा लिया था। चलिए पिताजी, मैं तैयार हूँ। हाँ चलो, और वो बेटा एक थैला ज़रूर ले लेना, पिताजी ने कहा था। लड़का देखने जा रहे हैं पिताजी, कोई सब्ज़ी लाने जा रहे हैं क्या। अरे आते वक्त लेते आएंगे सब्जी भी। ठीक है, अब चलिए। पिताजी ने दिल्ली जाने वाली बस पकड़ी। हम वहाँ पहुँचकर उन्होंने कुछ मिठाई ली। मिठाई में रसमलाई पैक कराई। तो मैं समझ गया था कि हम कोई लड़का देखने नहीं जा रहे, क्योंकि खुशी को रसमलाई बहुत पसंद है। पिताजी 1 बजा है, खुशी तो अपने कमरे पर आ गई होगी ना। पिताजी ने तिरछी नज़रों से मुझे देखकर ना के बराबर स्माइल दी, साथ ही अपनी दोनों भौं को ऊपर करके गर्दन से हाँ का इशारा किया था। अब मैं और खुल गया था। हमारे पहुंचने पर खुशी एकदम से खिल गई थी। उसने थैला लिया और झट से लगी अपनी रसमलाई खाने। ओ भुक्कड़, सारी तू ही खाएगी क्या। और क्या ये मेरी हैं। चलो तो थोड़ी आप भी ले लो। खुशी ने पिताजी को और मुझे भी दी थी रसमलाई। बेटा तू बहुत कमज़ोर दिख रही है, ठीक से खाती नहीं क्या, पिताजी ने कहा था। नहीं पिताजी, मैं तो बहुत खाती हूँ। हाँ चल ठीक है, अब बता तुझे इतने सारे पैसे किस लिए चाहिए थे। पापा वो मुझे कोई बिजनेस शुरू करना है। बिजनेस किस चीज़ का, मैंने पूछा था। वो मैं बता दूंगी। हाँ तो बता ना। बता दे बेटा, हमें ठीक लगेगा तो ही इन्वेस्ट करेंगे ना, पिताजी बोले थे। फिर मेरे सरप्राइज़ का क्या होगा पापा। लो ये कौन सी बात हुई, हमसे ही पैसे लेकर हमें सरप्राइज़ करना। आपको कुछ नहीं पता ना, पैसे देने तो ठीक है, नहीं देने तो ठीक है। बेटा पैसे देने को मना नहीं कर रहे हैं, तू तो जानती है रिटायरमेंट के बाद जो थोड़ा बहुत मेरे पास है वो तेरी शादी के लिए रखा है। हाँ और आज हम लड़का देखने भी जा रहे हैं, मैं तुरंत बोला था। क्या लड़का, मुझसे पूछे भी ना। खुशी ने नाराज़गी जताई थी। इसमें पूछने की कौन सी बात है बेटा, पिताजी बोले थे। मैं अभी शादी नहीं करा रही हूँ, लड़का देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले भैया की शादी होगी, मैं कराऊंगी तो बता दूंगी। ओके ठीक है, पिताजी ने हाँ कर दी थी। अब ठीक है ना, तू बिजनेस कर। बहुत भूख लगी है, अब हमें भी कुछ खिला दे, तूने तो रसमलाई चट कर ली, मैंने खिजाते हुए कहा। अब मैं अभी आप दोनों के लिए रोटी डालती हूँ। हाँ चल, मैं तेरी कुछ मदद करता हूँ। मैंने देखा कि खुशी कुछ अजीब ढंग से रोटियां सेक रही थी। उससे चिमटे से तवा भी नहीं पकड़ा जा रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। ए तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं। नहीं तो, खुशी ने झूठ कहा था। खुशी बात क्या है, रसमलाई भी तुझसे ठीक से नहीं खाई जा रही थी। आप जाकर पिताजी के पास बैठो, मैं रोटी बनाकर लाती हूँ। मैं बात को कुछ समझ रहा था, पर बिना सबूत के कुछ यूं ही कहना ठीक नहीं होगा। आखिर मैंने ज़बरदस्ती एक रात रुकने का प्लान बनाया। पिताजी के लाख मना करने पर भी मैं नहीं माना था। शाम होते होते सारे राज खुलने लगे थे। खुशी को बेचैनी होने लगी थी। उसने बाहर जाने के कई बहाने बनाए। अब वो पूरी तरह से मजबूर थी। भाई मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, पर तुम पिताजी और माँ से कुछ मत बताना। खुशी ड्रग्स लेने लगी थी, कॉलेज भी ना के बराबर जाती थी। 3 महीने पहले जब मैं यहाँ आया था तो वो बिल्कुल ठीक थी।
मैं इस नर्क से निकलना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। वो रो रो कर मुझसे कह रही थी। अरे तू चिंता मत कर। चिंता क्यों करती है? मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। और जिनसे तू ड्रग्स लेती है उन्हें 50,000 रुपये देने की भी ज़रूरत नहीं है, उल्टा उनकी रिपोर्ट होगी। खुशी ने बड़ी ही हिम्मत से काम लिया था। पिताजी और मैं उसको घर ले आए। 2 महीने तक घी, दूध, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और हाँ, वैद्य जी की सटीक दवाई से खुशी एकदम से तंदुरुस्त और तरोताज़ा दिखने लगी थी। बेटा, अगर तू पहले ही बता देती तो इतना टाइम ख़राब ना होता। पिताजी, मेरी गलती थी। मैं समझती थी कि घर से दूर हूँ, किसी को क्या पता चलेगा, जो मन में आए वो करूँगी। पर मैं कितनी गलत थी। इस नशे के शिकंजे में एक बार फंसी तो ये मुझे और जकड़ता चला गया। छूटकर भाग जाना चाहती थी मैं। जिसको भी अपना मानकर बताया उसने ही मुझे और ज़्यादा धकेला इस अंधे कुएं में। आखिर अपने अपने ही होते हैं, अपना भाई अपना ही होता है। अगर तो खुद हिम्मत ना करती तो आज हमें हमारी खुशी ना मिलती। दोस्तों, ये थी खुशी की आत्मकथा, जो उसके खुद के फैसले पर टिकी हुई थी। माँ बाप, भाई बहन, इन सब रिश्तों में बंध जाना कोई बड़ी बात नहीं, इनको बनाए रखना बहुत बड़ी बात होती है। अपनों की भावनाओं की कदर करें। अपनों का सम्मान ही आपकी सबसे बड़ी खुशी है। कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।